नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोइरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नए विषय पर अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, जो रही कहानी आंदोलन के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन, जो 1953 में यह प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, किस विषय पर है, जो दोपहर का भोजन। एक शीर्षक से आप देख सकते हैं किस तरह से दोपहर, जो दिन में 3 बार जो हम लोग कहीं न कहीं भोजन करते हैं, उसमें दोपहर का जिक्र है। दोपहर के समय एक मध्यवर्गीय परिवार में दोपहर के समय जो भोजन करते हैं, उनका जिक्र इस कहानी में आपको देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति है, क्या विडंबना है, क्या संघर्ष है, क्या संवेदनाएं है, मध्यवर्गीय परिवार के बीच कैसी जिजीविषा है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। इस कहानी के जो पात्र हैं, इस कहानी में सबसे मुख्य पात्र नायिका के रूप में सिद्धेश्वरी को आप देखेंगे। ये मुख्य पात्र है। ये एक धैर्यवान, संघर्षशील, मानवीय संवेदनाओं के भंडार, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि उसी दृष्टिकोण से अमरकांत ने भी लिखने का काम किया है। उनके पति जो है, सिद्धेश्वरी की जो पति है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो एक बेरोजगार है, और उनके जो है 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा का नाम है रामचंद्र, जो 21 साल का नौजवान है, जो नौकरी की तलाश में है, वो बेरोजगार है। वो मझला बेटा मोहन, और 6 वर्ष का जो सबसे छोटा लड़का जो प्रमोद। इस कहानी में इतने पात्रों का जिक्र है, और इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द रची बसी यह कहानी आप देख सकते हैं। इस कहानी में किस तरह से इसी में यह रची बसी है, और इस कहानी में आप देखेंगे किस तरह से कि जो आर्थिक तंगी है, एक मध्यवर्गीय परिवार के बीच आर्थिक तंगी आप देख सकते हैं। आर्थिक तंगी क्या है कि किस तरह से दोपहर का जो भोजन है और रोटी किस तरह से सिद्धेश्वरी जो है वह परोसने का काम करती है, उसे सौगंध देकर, किसी को कसम देकर जो है आधे टुकड़े या दाल लेने के लिए जो है विवश करती है। और ये बेरोजगारी, जो उनके परिवार में कोई रोजगार नहीं है, एक बेरोजगारी की समस्या भी आप इस कहानी में देख सकते हैं। इस कहानी में आप देखिए किस तरह से मध्यवर्गीय परिवार का जो यथार्थ चित्रण है, एक संघर्ष जो है, उस संघर्ष को इस कहानी में देखने को मिलता है। जो हमारा भारतीय समाज में जो मध्य वर्ग जो है, क्योंकि समाज को 3 वर्ग में जो हम लोग देख सकते हैं, बांट सकते हैं। जो एक मान लीजिए उच्च वर्ग, एक मध्य वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो ये जो मध्यवर्गीय जो परिवार होता है, जो मध्य वर्ग होता है, सबसे कहीं के विशेष वो संघर्षशील होता है, क्योंकि ना उच्च वर्ग की ओर होता है, ना तो निम्न वर्ग की ओर होता है, दोनों के बीच का वो व्यक्ति होता है। और इसी मध्यवर्गीय समाज की जिजीविषा जो है, वो जीने की जो इच्छा जो है, वो किस तरह से सिद्धेश्वरी जो है अपने परिवार को समेटे हुए वह अपने परिवार को आगे गति देने की कोशिश कर रही है। खुद कह सकते हैं कि लोटे का पानी पीकर रहती है। इसमें सिद्धेश्वरी के द्वारा जो पारिवारिक प्रेम और संघर्ष है, वो किस तरह से संघर्ष से जूझ रही है, और वो उनके बीच वो पारिवारिक प्रेम को स्थापित की हुई है। पारिवारिक प्रेम को दिखाती इस कहानी में सिद्धेश्वरी का जो परिवार के प्रति, सभी सदस्य के प्रति उनका जो निष्ठा है, सबको एक कहते हैं कि समान भाव से मना करने के बावजूद भी उन्हें जबरन देने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का मुख्य ध्येय है, और इस कहानी में चीजें आपको देखने को मिलती है। मैं आगे बात हम लोग करते हैं कि दोपहर का भोजन कहानी की यदि समीक्षा हम करें
जैसे बीए एमए में बच्चों को जो है जब पूछा जाता है कि भाई कहानी की समीक्षा करें, तो उसमें कथावस्तु पहले हम लोग देखते हैं। तो कथावस्तु के माध्यम से यूजीसी नेट या जेट की तैयारी करने वाले या बाकी परीक्षाओं में जो तैयारी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी कहानी की जो पंक्ति आपको पूछ दी जाती है, तो वैसे दृष्टिकोण से कुछ कहानियों के प्रचलित जो सुप्रसिद्ध जो पंक्ति है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कहानी की कथा वस्तु में कि सिद्धेश्वरी जो है खाना बनाने के बाद वो चूल्हा को बुझा दी और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैरों की अंगुलियों या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। ये कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है और आधे घंटे तक वहीं उसी तरह वह पड़ी रहती है, हैराम करते जमीन में लेट रहती है खाली पानी पीकर, क्योंकि उसके घर में ऐसी स्थिति है क्योंकि पेट भर खाने के लिए अनाज नहीं है, वो रोटियां नहीं बना सकते हैं। दूर में किस तरह से जो है वह टूटे खटोले पर सोए, जो अपने जो उनका छोटा बच्चा जो बेटा जो है प्रमोद, वो सोया हुआ है और लड़का नंगा दड़ंग पड़ा था क्योंकि उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। आप यहां देख सकते हैं कि जो छाती की हड्डियां साफ दिखाई पड़ने की जो बात है, जिस तरह से बाबा नागार्जुन जो है 26 जनवरी 15 अगस्त लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि गिन लो जी गिन लो, मास्टर की छाती में कई ठो हाड़ है, गिन लो जी गिन लो, मजदूर की छाती में कई ठो हाड़ है। तो ये हड्डियां जिसको कह सकते तो गिनी जाती, मतलब उनकी दयनीय दशा को दिखाया गया है। और आगे देखिए किस तरह से बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली की ओर निहारने लगी, क्योंकि दिन के 12 बज चुके थे। दिन के 12 बजे हुए थे और 12 बजे के समय कहते हैं कि 12-1-2 बजे के बीच कहीं न कहीं घर में जो है दोपहर का भोजन किया जाता है, तो इसी समय का जिक्र यहाँ किया गया है। वह देखते हैं कि बड़ा लड़का जो है रामचंद्र, वह बाहर से आता है, जो 21 साल का नौजवान है, लेकिन उनको नौकरी की तलाश में है, लेकिन वो अभी तक बेरोजगार, उसको नौकरी नहीं मिल पाई है। वो रामचंद्र को आकर धम से चौकी पर बैठ गया, वो फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके पुराने फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी हिम्मत दिखाकर उसके पास जाती है, भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। 10 मिनट बीतने के पश्चात अब देखेंगे किस तरह से वो रामचंद्र नहीं उठा तो घबराकर बड़कू बड़कू कहकर सिद्धेश्वरी जो उन्हें जगाने की कोशिश करती है। फिर सिद्धेश्वरी जो है उनको डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, वहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए पूछा, बाबूजी खा चुके? अब देखिए कि सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते उत्तर दिया, आते ही होंगे। तो वह रामचंद्र को, जो 21 वर्ष का लड़का जो है, लंबा दुबला पतला गोरा रंग का, जो बड़ी बड़ी आंखें, उनका जो जिक्र किया गया है, वह दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से पूर्व रीडर का काम सीखता था, लेकिन पिछले साल से ही उसने जो इंटर पास किया था। और सिद्धेश्वरी जो है, अब देखिए किस तरह से उनका जो बड़ा लड़का है रामचंद्र को खाना परोसने का काम करती है। उसमें किस तरह से देखिए खाने की ओर जो दार्शनिक की भांति की रेखा आप देख सकते हैं, क्योंकि कुल 2 रोटियां भर और कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी परोसने का काम करती है। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा कि मोहन कहाँ है? मोहन जो है मझरा लड़का था सिद्धेश्वरी का। और कहते हैं कि बाहर तो कड़ी धूप है, वो कहाँ है? इस तरह की बात होती है। वो कहता है कि, और यहाँ उसका जो उम्र जो है 18 वर्ष है, मोहन का उम्र जो है 18 वर्ष है। तो वो जो है स्कूल में
प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, तो वो भी आता ही होगा। इस तरह की जो है बात होती है, क्योंकि यदि बाहर इस धूप पे रहे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और इतने में देखिए कुछ तरह से रामचंद्र ने अपनी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचे सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखिए कि जो है रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? जो छोटा लड़का है, सबसे छोटा लड़का है, जो 6 वर्ष का जो है, वो खा चुका, ऐसा रामचंद्र पूछने का काम करता है। सही उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं? ये पूछता है कि रोया तो नहीं? तो सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वो बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया कि यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का है। तो इसमें देखिए किस तरह से सिद्धेश्वरी जो है, जब रामचंद्र जो है रोटी समाप्त करने के बाद उठने को होता है, तभी सिद्धेश्वरी कहती है कि एक रोटी और लाती हूं। तो रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर कसम, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले से भर चुका है, मैं यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जीत की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र ने कहा, बिगड़ उठा उन्होंने, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जीत, भूख रहती तो क्या नहीं लेता। यहां पर देखिए कि पेट भरा नहीं है और कहते हैं कि ज्यादा खिलाकर तबीयत बिगाड़ने की स्थिति है क्या? और उन सिद्धेश्वरी को भी अब देखिए उनके पास रोटी है नहीं अधिक, फिर भी वह आधी टुकड़ी रोटी देने की जिद करती है। इस कहानी में यही एक जिजीविषा है, यही एक मध्यवर्गीय जीवन की जो है यथार्थ है। और यहाँ देखिए कि सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी रह जाती है। वो कहता है कि पानी लाओ, वो पानी पीकर उठ चला जाता है। मंझला लड़का मोहन आता है, हाथ पैर धोकर वो भी खाने के लिए बैठ जाता है। थाली रखते प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी की एक बड़े गरस को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने चोरी की हो। आप यहां देखिए कि सिद्धेश्वरी जो है उसको जो है किस तरह से मोहन खा रहा है, जो मझला लड़का है, और उसके बाद उसे भी कहता है कि एक रोटी देती हूं। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। देखिए कि जो बड़ा लड़का है, उन्होंने एक रोटी, आधी रोटी उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन किस तरह से सिद्धेश्वरी झूठ बोलकर उसे रोटी लेने के लिए मजबूर करना चाहती है, लेकिन उनके पास रोटी है नहीं ज्यादा। अब देखेंगे, मोहन ने अपनी मां को गौर से देखा, फिर धीरे से इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता, नहीं रे, बस अबल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसे लग रही है। खैर, अगर तू चाहती हो तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। वो उसकी बात रखने, उसकी कसम रखने के लिए मोहन जो है दाल सिर्फ लेता है। उसी के बाद जो है कहे कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो सिद्धेश्वरी के पति हैं, उनके जो पति है, तो ये आप देख सकते हैं कि उनका प्रवेश होता है इस कहानी में। वो चौकी पर बैठ जाता है, जूतों को घिसका कर वहीं बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे घिसका कर लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला जाता है।
और मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो बेरोजगार है कह सकते हैं, उनको जो है सिद्धेश्वरी जो है थाली में 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद को देने का काम करते हैं। ये रोटी को इस तरह से चबाते हैं, वो एक एक ग्रास को इस तरह से चबाते हैं जैसे नहीं कहते चुबला चबा रहे थे, और वो ऐसे चुगाली कर रहे थे जैसे बूढ़ी गाय की तरह वो चुगाली कर रहे थे। और उनकी उम्र जो है लगभग 35 वर्ष है, इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, और वो एक बूढ़ी गाय की तरह धीरे धीरे ग्रास को निकल रहे, धीरे धीरे वह चबा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ भी सिद्धेश्वरी जो बातें करती है, बड़े लड़का की बात करती है, इस मझले लड़का की बात करता है। फिर कहते हैं बाबूजी बाबूजी की जो है किसने कहते हैं कि बाबूजी देवता के समान है, जो इनके बच्चे जो कह रहे हैं, इसकी बात यहाँ सिद्धेश्वरी कहती हैं। और मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, ए क्या कहता है कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है, बड़ा लड़का क्या पागल है, इस तरह की बात यहाँ करते हैं। यहाँ भी देखिए कि जब खाता है उसके बाद कि अंतिम में आप देखिए कि किस तरह से, और सिद्धेश्वरी जैसे ही वह फिर खाने के लिए कहते मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। और यहाँ मुंशी जी किस तरह से देखिए कि जो खाने के बाद यहाँ एक पात्र का जिक्र जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे फूफाजी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया, और मुंशी जी चने के दानों की तरह इस तरह से दिलचस्पी दृष्टि से देख रहे थे। उसी में जो है गंगा शरण बाबू जिसे एक पात्र है, आप देख सकते हैं गंगा शरण बाबू एक पात्र का नाम यहाँ आता है। और उनकी जो है लड़की की शादी तय हो गई है, उनका लड़का भी एमए पास किया, उसकी जो बातें यहाँ की जाती है। और सिद्धेश्वरी ने पूछा कि बड़का की कसम, जो खाने इसी के बीच में वार्तालाप हो रही थी, तभी सिद्धेश्वरी ने पूछा कि बड़का की कसम 1 रोटी देती हूं, अभी बहुत सी रोटी है। यहाँ देखिए सिद्धेश्वरी किस तरह से मुंशी चंद्रिका प्रसाद को 1 रोटी और देने की बात यहाँ करती है। कहती है कि रसोई अत्यधिक रोटी है जो समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ मुंशी जी ने पत्नी को अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति उन्होंने बोलने का काम करता है, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? ये कसम रखने के लिए, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य ये जानते हैं कि घर में जो है खाने के लिए रोटियां अत्याधिक नहीं है, इसलिए कम रोटी में ही पेट भर जाने की बात करते, अमल होने की बात करते हैं, और ये जो है कि गुड़ मांगने का काम करते हैं। सिद्धेश्वरी जो है हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है तो वो निकाल कर देती है, और थोड़े गुड़ का डंटा रस बनाए पीऊंगा ऐसा कहकर तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हजमा भी होगा, शरीर भी दुरुस्त रहेगा, इस तरह की बात करते। हाँ रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वो ठाकहा मारकर हंस पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से असली चीजें आपको देखने को मिलेगी इस कहानी में। मुंशी जी से निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी जो है उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई, बटलई की दाल को कटोरे में उडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल 1 रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका जो ध्यान जो है कहां कह सकते हैं ओसरे में सोए प्रमोद की ओर उसका ध्यान चला जाता है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया, एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। उसके बाद अब देखिए कि 1 लोटा पानी ले लेती है और पानी लेकर वो खाने बैठ जाती है। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप
आंसू जो है चूने लगे। सारा घर मक्खियों से जो भिन भिन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी आधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। इस तरह से वह जो है यहाँ सोया हुआ है जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। इस तरह से देख सकते हैं इस कहानी की जो कथा वस्तु है, कहानी का प्लॉट जिसको कह सकते, इस तरह से कहानी है। आप देख सकते हैं इसमें जो पात्र चरित्र चित्रण की यदि हम बात करें तो प्रमुख पात्र के रूप में आप सिद्धेश्वरी को देख सकते हैं, क्योंकि नायिका प्रधान कहानी है। इसकी मुख्य भूमिका यही निभाती है, इस घर को किस तरह से एक सूत्र में बांधे हुए, सबको कसम देकर, सबको सौगंध देकर, कह सकते जबरन उसे कह सकते हैं कि वो रोटियां लेने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उनके पास अंत में जली और भद्दी रोटी एक बचती है और उसमें से भी आधी रोटी जो है प्रमोद के लिए रखकर उस आधी रोटी को खाकर पानी, एक लोटा पानी गड़गड़ा जाती है। यह भारतीय समाज की मध्यवर्गीय परिवार की जो महिला जो है, स्त्री जो है, उस औरत की जिजीविका को आप इस कहानी में देख सकते हैं। संवाद योजना जो किस तरह से सिद्धेश्वरी जो है अपने बेटा और अपनी जो पति जो है उनके पास साथ जो वो संवाद करते हैं, जिस तरह से रोटियां नहीं लेने की बात होती है, रोटियां देने की बात होती है, तो यहाँ इस संवाद योजना में आप देख सकते। देश का वातावरण, भारत आजाद होने के बाद, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 में आजाद होता है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, आजाद भारत हम कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद ही तब भी कह सकते हैं हमारी भारतीय समाज का जो मध्यवर्गीय परिवार है वो बेरोजगार है और तब भी उनको जो है अपने परिवार को चलाने के लिए किस तरह से वो संघर्ष करने के लिए मजबूर है, वो आप देश का वातावरण में देख सकते। आज भी मध्यवर्गीय 75 वर्ष के बाद भी मध्यवर्गीय परिवार में यह स्थिति उत्पन्न है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए भी उनको झेलना पड़ता है, उनको आज भी संघर्ष करना पड़ता है, आज भी मेहनत करना पड़ता है, आज भी उतनी ही वह बेबस है, उतने ही आज भी वो लाचार है। उद्देश्य की बात करें हम, इस कहानी का जो मुख्य ध्येय जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, मध्यवर्गीय परिवार की जिजीविका, उनका यथार्थ, पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक प्रेम और इस एक दोपहर के भोजन, एक वक्त के भोजन के संदर्भ में है। और उसी संदर्भ में इस कहानी को किस तरह से उनकी जिजीविका को दिखाने का काम किया है, उनकी लाचारी, उनकी व्यवस्था को उद्घाटित करने का काम, उजागर करने का काम किया है इस कहानी के माध्यम से। भाषा शैली, भाषा शैली में आप देखिए किस तरह से यह शैली जो है एक भावनात्मक शैली पर लिखा गया है, एक भाव भी इसमें है, एक विवरण देते हुए विवरणात्मक शैली भी इसमें कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग किया गया है। और भाषाई दृष्टिकोण से तत्सम, तद्भाव, देश शब्दों का कुछ जो है एक आध उर्दू फारसी के शब्द भी आपको मिलेंगे इस कहानी में, आपको देखने को मिलेगा। इस कहानी में आप देख सकते तमाम चीजों को आपको देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।